हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांतों का विभाजन। प्रबंध के सिद्धांतों के विभाजन में हमने पढ़ा था हेनरी फेवल के सिद्धांत थे। कितने प्रिंसिपल थे? 14 प्रिंसिपल थे। और ये 14 प्रिंसिपल को हम बोलते थे प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो इनकी बुक है इनके अंदर इन्होंने ये लिखे थे। आया समझ में? सेकेंड मैंने बताया था अदर ऑथर्स प्रिंसिपल। अगर हम कुछ 8 ऑथर्स के 8 प्रिंसिपल लेने वाले हैं, सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का सिद्धांत। जिसे क्या कहते हैं? उद्देश्य का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं उद्देश्य का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि संगठन के जो ऑब्जेक्ट है, जो गोल है, जो उद्देश्य है, वो स्पष्ट होने चाहिए। उच्च स्तर के प्रबंधक जिन उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे हैं वे उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। संगठन के जो प्रत्येक स्तर है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लेवल होते थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। संगठन के तीनों स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर ये उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इन उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मन लगाकर काम करे। आया समझ में? तो संगठन के जो उद्देश्य, इससे रिलेटेड जो डायग्राम बनेगा, आप यहाँ पे लिखोगे टॉप, मिडल और लो लेवल। ये आपने लिख दिया, ये इस टाइप से कर लिया और इतना है। तो इसके बाद में एक सराउंडिंग गोला बनेगा जिसके ऊपर लिखा जाएगा ऑब्जेक्टिव। नीचे भी आप लिख दो ऑब्जेक्टिव। तो संगठन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संगठन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संगठन के उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा जिन उद्देश्यों का निर्माण किया गया है और उनको प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई गई है, वो उद्देश्य संगठन के प्रत्येक स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जी जान लगाकर, मन लगाकर काम कर सके। ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किए हैं हमने टॉप लेवल ने, वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, क्लैरिफाई होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑल लेवल पर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑल लेवल पर काम करने वाले एम्प्लॉयज अपना मन लगाकर काम करें और उन उद्देश्य, उन ऑब्जेक्ट को आज जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए। ये था प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकेंड होता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। उद्देश्य को स्पष्ट कर लेने के पश्चात उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर के प्रबंधकों के द्वारा योजना बनाई जाती है, प्लान किया जाता है। और ये प्लानिंग ऑब्जेक्ट को मद्देनजर रखकर योजना बनाई जाती है। एक योजना प्रबंधक के लिए, योजना प्रबंधक का प्रथम कार्य है। योजना प्रबंध का प्रथम कार्य है, इसके बिना प्रबंध का कार्य नहीं किया जा सकता। योजना प्रबंध के कार्य, प्रबंध का प्रथम कार्य है, पर इसके बिना प्रबंध का कार्य नहीं किया जा सकता। प्लानिंग इज द प्रीक्विजिशन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द प्रीक्विजिशन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, संगठन के देखो ऑब्जेक्ट को केंद्र में रखकर, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य को केंद्र में रखकर योजना बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? प्लान तैयार किया जाता है। ये प्लान उच्च स्तर के टॉप लेवल के मैनेजर प्लान तैयार करते हैं। संगठन के उद्देश्य को केंद्र में रखकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना तैयार की जाती है। यह योजना उच्च स्तर के प्रबंधकों को द्वारा तैयार की जाती है। इस योजना की जानकारी प्रबंध के सभी स्तर पर सभी लोगों को स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग योजना प्रबंध का प्रथम चरण है, प्रबंध का प्रथम कार्य है। योजना प्रबंध का प्रथम चरण है, प्रबंधक द्वारा किया जाने वाला पहला काम है। प्लानिंग इज द, प्लानिंग क्या है? योजना प्रबंधक का प्रथम चरण का प्रथम कार्य है, प्रबंधक द्वारा किया जाने वाला प्रथम कार्य है। यह है योजना। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल जो थर्ड आता है आपके पास,
प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत, इसे हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत। नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत क्या बोलते हैं हिंदी में? नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। ध्यान रख लेना फर्स्ट ग्रेड वाले, इसमें सर 100% क्वेश्चन बनता है और ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अच्छे से अच्छे चूक जाते हैं। तो नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। पहली बात, यह सिद्धांत ग्रेकुनॉज ने दिया है। दिस प्रिंसिपल गिवन बाय ग्रेकुनॉज, यह सिद्धांत ग्रेकुनॉज ने दिया। फर्स्ट पॉइंट आता है यह सिद्धांत ग्रेकुनॉज ने दिया। दिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय ग्रेकुनॉज। अकॉर्डिंग टू ग्रेकुनॉज, ग्रेकुनॉज का कहना है एक प्रबंधक एक मैनेजर 5 या 6 व्यक्तियों के काम का सुपरविजन कर सकता है, उनके काम को देख सकता है। पूरे संगठन में सभी काम करने वाले व्यक्तियों के काम का निरीक्षण नहीं कर सकता, अधिक से अधिक 5 या 6 व्यक्तियों के काम का निरीक्षण कर सकता है। अतः एक प्रबंधक को सुपरविजन करने के लिए 5 या 6 व्यक्ति ही दिए जाने चाहिए। एक संगठन में एक अकेला प्रबंधक संगठन के सभी व्यक्तियों के कार्य का पर्यवेक्षण अर्थात निरीक्षण नहीं कर सकता है, सुपरविजन नहीं कर सकता है। एक प्रबंधक केवल एक मैनेजर, वन मैनेजर सुपरवाइज ओनली 6 एम्प्लॉइज वर्क, केवल 6 अधिकतम 6 कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख कर सकता है, उससे ज्यादा कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख नहीं कर सकता है। तो ग्रेकुनॉज के अकॉर्डिंग आता है कितने, अधिकतम कितने 6 और न्यूनतम 5, उससे ज्यादा की वो नहीं कर सकता है, कार्य का सुपरविजन नहीं कर सकता है। इसलिए यह सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों की संख्या के अनुसार प्रबंधक को नियुक्त किया जाना चाहिए, जितनों का वो कार्य का निरीक्षण कर सके। आया समझ में? स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत। फिर आता प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है समन्वय का सिद्धांत। क्या होता है? समन्वय का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या, समन्वय प्रबंध का सार है। कोऑर्डिनेशन इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कोऑर्डिनेशन इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजमेंट। और फर्स्ट ग्रेड वाला, जूनियर अकाउंटेंट वाले और 12th वाले तीनों ही एक बात ध्यान रख ले, कोऑर्डिनेशन इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजमेंट। बीकॉम वाले भी ध्यान रखना इस बात को। अब कोऑर्डिनेशन में क्या लिखना है? मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन, फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स में कोऑर्डिनेशन करके हम लॉ वेस्टेज, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। यह सिद्धांत कहता है संगठन में भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित करके हम कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके हम संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, अपवाद का सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर ने एक प्रिंसिपल जनरेट किया जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। यह सिद्धांत कहता है कुछ तो कहता होगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। F.W. टेलर इन्हें कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यह सिद्धांत कहता है प्रत्येक स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति को काम करने की फ्रीडम देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए। उनके डे टू डे वर्क में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यह प्रिंसिपल कहते हैं एक स्तर पर काम करने वाले व्यक्तियों को उनके डे टू डे वर्क में किसी भी प्रकार का आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके से टांग नहीं अड़ानी चाहिए जब तक कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न ना हो। अगर कोई विपरीत कंडीशन, अगर नेगेटिव कंडीशन जनरेट होती है तब आप उसमें क्या करेंगे, तब जाके आप उसमें अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं,
टॉप लेवल उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। यह सिद्धांत इतनी सी बात कहता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन में इतनी सी बात ध्यान रखो। और स्टेप्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन में आपको इतना से ध्यान रखना है, दिन प्रतिदिन के कार्यों में कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले दिन प्रतिदिन के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनको कार्य की फ्रीडम देनी चाहिए, वर्क फ्रीडम मिलना चाहिए। जैसे ही जब तक कोई अपवादजनक एक्सेप्शनल कंडीशन क्रिएट ना हो, एक्सेप्शनल कंडीशन में टॉप लेवल लॉ लेवल के काम में हस्तक्षेप करेगा और अपना आदेश जारी करेगा। अपवादजनक स्थिति में ही लॉ लेवल के काम में टॉप लेवल हस्तक्षेप करेगा, अदरवाइज टॉप लेवल हस्तक्षेप नहीं करेगा उनके डे टू डे रूटीन वर्क में। आया समझ में? डे टू डे रूटीन वर्क में एम्प्लॉइज को वर्क की फ्रीडम होगी, वो अपना कार्य अपने अनुसार अपने प्लान के अनुसार करेंगे। टॉप लेवल उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। बट एक्सेप्शनल कंडीशन में टॉप लेवल लॉ लेवल के काम में अपवादजनक स्थिति में विपरीत परिस्थितियों में हस्तक्षेप करेगा, उनके काम को देखेगा और अपने आदेश जारी करेगा। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, सहभागिता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है संगठन में उच्च स्तर के प्रबंधकों को, टॉप लेवल के मैनेजर्स को, लो लेवल के मैनेजर, निम्न स्तर के कर्मचारियों को से अब संगठन की योजना बनाते समय उनसे आवश्यक परामर्श लेना चाहिए। संगठन में कर्मचारियों की भागीदारी देनी चाहिए, उन्हें लाभों, यह भागीदारी उनको, यह पार्टिसिपेशन हम उनको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? उन्हें लाभों में हिस्सा देके प्रोवाइड कर सकते हैं, उनसे सजेशंस लेकर कर सकते हैं, उनसे सुझाव लेकर कर सकते हैं, ऐसा करने से हर एम्प्लॉय, हर व्यक्ति, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी काम करने वाला व्यक्ति, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑर्गेनाइजेशन समझेगा, मन लगाकर काम करेगा, तन मन धन से काम करेगा और 100% एक्यूरेंसी के साथ वर्क करेगा। 100% एक्यूरेंसी के साथ वर्क करने पर लो कॉस्ट पे हाई प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। आप अपने संगठन के उद्देश्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने में सफल हो पाओगे। आया समझ में? फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिस संगठन में प्रबंधक काम कर रहा है वह संगठन समाज में कार्य कर रहा है। संगठन के सभी व्यक्ति समाज से आए हुए हैं, प्रबंधक खुद समाज का एक हिस्सा है। समाज के विभिन्न पक्षकार, विभिन्न समाज के जो वेरियस समाज के जो विभिन्न पक्षकार है संगठन में अपना हित रखते हैं, अतः संगठन का समाज के प्रति उत्तरदायित्व बनता है और उन उत्तरदायित्वों का निर्वाह संगठन को, संगठन के प्रबंधक को करना चाहिए। उत्तरदायित्व, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को। इतना सा ध्यान रखना, संगठन समाज से आया है, संगठन का प्रबंधक समाज से आया है, संगठन का मालिक समाज से आया है और संगठन में समाज के बहुत सारे पक्षकार हित रखते हैं, अतः समाज के प्रति संगठन को, अपने प्रबंधन को समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए। इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू फॉलो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आया समझ में? स्टैंडर्डाइजेशन, गैंट और एफडब्ल्यू टेलर ने परिमाप का सिद्धांत दिया है। परिमापीकरण का सिद्धांत गैंट और एफडब्ल्यू टेलर ने दिया है। अकॉर्डिंग टू गैंट एंड एफडब्ल्यू टेलर गिव्स द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, प्रत्येक कार्य को करने से पहले उस काम का परिमाप अर्थात स्टैंडर्ड को डिसाइड कर ले। प्रत्येक काम को, किसी भी काम को करने के पहले आप उसका स्टैंडर्ड फिक्स कर ले। स्टैंडर्ड फिक्स कर ले, उसके पश्चात योजना बनाकर अपना काम करे। ऐसा करने से कार्य की क्वालिटी में, वर्क ऑफ क्वालिटी, इंक्रीज इन द वर्क ऑफ क्वालिटी, काम की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी और संगठन के कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, परिणामों में वृद्धि होगी, जिससे हम हमारे उद्देश्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। आया समझ में?
अब इतना समझ में आ जाता है तो हेनरी फेयल की जो 8 प्रिंसिपल्स है, हेनरी फेयल के नहीं अदर ऑथर्स के जो प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल को हम लिखते हैं ऑप्स सेप्स। ऑप्स का मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये है गैकुन-एच का नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत, योजना का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, पार्टिसिपेशन, और 2S के अंदर आता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ये थे आपके प्रिंसिपल्स। कोई प्रॉब्लम? अदर ऑथर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, कोई प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं एक बार वापस बता देता हूं। जो हेनरी फेयल ने दिए थे वो थे 14 प्रिंसिपल, जिसको हम लिखते हैं WAIOS, 2URCD, 2E, 2S। ये थे हेनरी फेयल के 14 प्रिंसिपल। वर्क डिवीजन, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, ऑर्डर, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेम्युनरेशन। CD के अंदर आप लिख दो सेंट्रलाइजेशन, डिसिप्लिन। E2E के अंदर आ जाता है एस्पिरिट डी कॉर्प और इक्विटी, समता, और एस्पिरिट डी कॉर्प सहयोग की भावना। फिर आता है आपके पास स्कूलर चेन एंड स्कूलर चेन और स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल, कर्मचारियों के स्थायित्व का सिद्धांत। ये हेनरी फेयल के थे 14 प्रिंसिपल। अब अदर ऑथर के जो प्रिंसिपल थे आप उसे लिखते हो ऑप्स सेप्स। ये यहाँ पे लिख दो ऑप्स सेप्स। 3, 3, 6, 7, 8 सेप्स में 2S लिख दो ना। ऑप्स में ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, स्पैन कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, एस्पेक्ट डी कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, पार्टिसिपेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। पार्टिसिपेशन आ जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है। पार्टिसिपेशन देखो पार्टिसिपेशन आ जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। ये आता है ऑप्स सेप्स। और हेनरी फेयल के अंदर आ जाता है WAIOS, 2URCD, 2E, 2S। ये आ जाते हैं हेनरी फेयल के 14 प्रिंसिपल। ये ऑप्स सेप्स के अंदर आ जाते हैं। ये आया समझ में? ये थे प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत आने के बाद में हम करते हैं प्रबंध के सिद्धांत की सार्वभौमिकता, यूनिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांत की सार्वभौमिकता, प्रबंध के सिद्धांत की सार्वभौमिकता, यूनिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांत की सार्वभौमिकता। ठीक है, ये सार्वभौमिकता है। सार्वभौमिकता में who can manage anything, can manage anything, लाने से अपना नहीं बोला था ना, यूनिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, सभी स्तर पर
सभी प्रकार के सभी आकार के संगठन पर लागू होते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है FW टेलर और फेयोल, हेनरी फेयोल, इन दोनों ने प्रबंध के सिद्धांतों को सर्वव्यापक यूनिवर्सल बनाया है। प्रबंध के सिद्धांतों को सर्वव्यापक बनाने में FW टेलर और हेनरी फेयोल का मुख्य योगदान है। FW टेलर और हेनरी फेयोल को मैनेजरियल प्रिंसिपल को यूनिवर्सल बनाने में FW टेलर और फेयोल का मुख्य योगदान है। यह है फर्स्ट पॉइंट। यूनिवर्सल बनाने में FW टेलर और फेयोल का मुख्य योगदान है या मैन कंट्रीब्यूशन है। हेनरी फेयोल एंड FW टेलर्स मैन कंट्रीब्यूशन टू मेक मैनेजरियल प्रिंसिपल यूनिवर्सल। To make managerial principle, universality of management principle, मैन कंट्रीब्यूशन किसका है? कंट्रीब्यूशन ऑफ FW टेलर और फेयोल इन यूनिवर्सबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्रबंध के सिद्धांतों का सर्वव्यापक बनाने में मुख्य योगदान FW टेलर और हेनरी फेयोल का है। जो सेकंड पॉइंट है, प्रबंध के सिद्धांत विश्व में कहीं पर भी किसी भी प्रकार के ऑल साइज सभी आकार के, ऑल टाइप्स सभी प्रकार के, ऑल साइज सभी आकार के, ऑल टाइप सभी प्रकार के संगठन पर समान रूप से सेमली अप्लाई होता है। सेमली अप्लाई समान रूप से लागू होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत सभी आकार के, ऑल साइज ऑल टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल होते हैं। सभी आकार के सभी प्रकार के संगठनों पर समान रूप से एप्लीकेबल होते हैं, समान रूप से लागू होते हैं। ये थे प्रबंध के सिद्धांत जो सभी आकार के सभी प्रकार के संगठनों पर समान रूप से अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, लागू होते हैं। आया समझ में? सभी आकार के सभी प्रकार के संगठनों पर समान रूप से एप्लीकेबल होते हैं, लागू होते हैं। ट्रांसफरेबल, हस्तांतर, प्रबंध के सिद्धांतों का ट्रांसफर संभव है। प्रबंध के सिद्धांतों का हस्तांतरण संभव है, ट्रांसफर संभव है। प्रबंध मैनेजमेंट प्रिंसिपल का आप ट्रांसफर कर सकते हो, एक संस्था से दूसरी संस्था में ट्रांसफर कर सकते हो, इनका हस्तांतरण कर सकते हो। उपमेन सभी पॉइंट से स्पष्ट होता है प्रबंध के सिद्धांत यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, जिसे सभी स्तर पर, सभी जगह, सभी देशों में समान रूप से स्वीकार किया जाता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल विच एप्लीकेबल एट all types, all size organization at all over the world, जो सभी प्रकार के संगठनों पर पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होते हैं। अब सबसे पहला आता है इन्हें यूनिवर्सल बनाने में कंट्रीब्यूशन था फेयोल और टेलर का। सेकंड पॉइंट था आपके पास इनको यूनिवर्सल बनाने में योगदान था फेयोल और टेलर का। यूनिवर्सल बनाने में योगदान किसका था? फेयोल और टेलर का था। उसके बाद में ये ऑल साइज ऑल टाइप ऑर्गेनाइजेशन पर लागू होते हैं और ये इन्हें यूनिवर्सल ऑल टाइप ऑल साइज ऑर्गेनाइजेशन पर ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल होते हैं। इनका ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ट्रांसफर संभव है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफर संभव है, इनका हस्तांतरण संभव है, ट्रांसफर संभव है। अब आता है टाइप्स ऑफ। सबसे पहला हमने पढ़ा था प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है? एक आधारभूत सत्य है जिसे मार्गदर्शन द्वारा सिद्ध किया जाता है, जो कारण और परिणाम संबंध स्थापित करता है। फिर हमने पढ़ा था ATCITES, ये है इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल। फिर आता है डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने बताया है। प्रबंध के सिद्धांतों का विभाजन 12th बीकॉम आपके फर्स्ट गेट सेकंड गेट जहां कहीं पे भी है, इन सिद्धांतों में से क्वेश्चन आता है। यूजीसी नेट के अंदर इन सिद्धांतों में से जो ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई इनमें से क्वेश्चन आता है।
तो शुद्ध हेनरी फेयर के 14 प्रिंसिपल है, जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में लिखा हुआ है, इनको प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। W का होता है वर्क, डिवीजन, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, ऑर्डर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फिर आता है टू यूनिटी इन कमांड, यूनिटी इन डायरेक्शन, रेम्युनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसिप्लिन, इक्विटी, एस्पिड कॉस्ट, स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल, और यहाँ पे आता है लास्ट स्कूलर चेयर। ये थे 14 प्रिंसिपल हेनरी फेयर के। अदर ऑथर के जो 8 प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिव का दिया है, प्लानिंग का दिया है, आपके आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, ग्रेकुनॉज ने दिया है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन का एस्पेक्ट दी कॉस्ट दिया, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन दिया है FW टेलर ने, पार्टिसिपेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल। ये 8 प्रिंसिपल है, जिसमें से ग्रेकुनॉज का आपको ध्यान रखना, स्पैन ऑफ कंट्रोल का, और एक आपको एक्सेप्शन का ध्यान रखना FW टेलर, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ये थे आपके प्रिंसिपल्स। अब आप सबसे एक निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके आप मुझ तक पहुंचाइए अपनी बात। सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, जितना मैंने आज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नेट का हो, सेट का हो, JRF का हो, फर्स्ट ग्रेड हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, बीकॉम हो, इनसे बार क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से नहीं बनेगा। और बीकॉम के एग्जाम होने वाले हैं, 100% हर साल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से क्वेश्चन पुट ऑन होता है, चाहे हेनरी फेयर का हो, अदर ऑथर्स में से हो, या कहीं से भी हो। तो आप तैयारी जारी रखें और इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखें। और जिनके फर्स्ट ग्रेड है, जिनके जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का फायदा उठा सके और अपने ऑब्जेक्ट, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। क्योंकि हमारे मैनेजमेंट में काम ही है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को पूरा करना होता है और हमें लाइफ में हमारे खुद के लक्ष्य को पूरा करना होता है। ठीक है, टेक केयर, बाय। हम फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, प्लानिंग की लेके आएंगे अगली क्लास। तो बाय, तब तक के लिए हम अगली क्लास में मिलेंगे।